नमस्कार, आप देख रहे हैं आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शानिल्य। दुनिया भर के वॉर फ्रंट्स की अहम खबरों को लेकर हाजिर आपके सामने। अपने खास शो में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की, जहां अमेरिका और ईरान के बीच भले ही जंग रुक गई हो, लेकिन तनाव बरकरार है, क्योंकि जंग की चिंगारी किसी भी पल भड़क सकती है। इस जंग में ईरान के परमाणु प्रोग्राम को पीछे छोड़कर होर्मुज स्ट्रेट सबसे अहम मुद्दा बन गया है। राष्ट्रपति ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे का दावा कर रहे हैं, तो उनके ये दावे भी हवाई साबित हो रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर हाल ही में एक मैप जारी कर होर्मुज को अमेरिका का इलाका बताने की हिमाकत की, तो ईरान ने भी जवाब में देर नहीं लगाई। ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका और होर्मुज को खोलने के उसके दावों के बीच 7,000 मील से ज्यादा का फैसला है। इस बीच तेल सप्लाई के जो आंकड़े सामने आए हैं, उसने अमेरिकी दावों के पोल खोल दिए। होर्मुज के पूरी तरह से खुले होने का दावा कर रहा है, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि होर्मुज का सिर्फ एक ही सुल्तान है और उसका नाम ईरान है। होर्मुज पर अमेरिका का दावा, ईरान का करारा पलटवार, और अब इस पूरे विवाद ने अमेरिका की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। ट्रंप ने तो एक मैप तक पोस्ट कर दिया जिसमें होर्मुज को अमेरिका का नया इलाका दिखाया गया। लेकिन ईरान ने ट्रंप के दावे को सीधी चुनौती दे डाली। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तंज कसते हुए कहा कि होर्मुज को दोबारा खोलने का अमेरिका का सपना हकीकत से 7,000 मील से भी ज्यादा दूर है। यानी ट्रंप का दावा कागज पर है और ईरान का जवाब जमीन पर है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि होर्मुज खुला हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का इस पर पूरा नियंत्रण है और यहाँ से लगातार तेल निकल रहा है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि हर दिन करीब 90 लाख बैरल तेल होर्मुज से गुजरता है। लेकिन दूसरी तरफ तेल टैंकरों पर नजर रखने वाली निजी कंपनियों के आंकड़े कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। उनके मुताबिक करीब 50 लाख बैरल तेल की आवाजाही दिखाई दे रही है और ज्यादा से ज्यादा करीब 70 लाख बैरल तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी अमेरिका के दावे और स्वतंत्र ट्रैकिंग के आंकड़ों में बहुत बड़ा फासला है। और यहीं से ईरान की रणनीति की ताकत सामने आती है। तेहरान सिर्फ बयान नहीं दे रहा, बल्कि अपनी शर्तों पर खड़ा दिखाई दे रहा है। ईरान की मांगों में बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म करना, तेल प्रतिबंध हटाना, जब्त संपत्तियां वापस करना और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई जैसे मुद्दे शामिल हैं।
यानी ईरान का संदेश बिल्कुल साफ है, दबाव डालकर ईरान से फैसला नहीं करवाया जा सकता। मोहसिन रजाई का बयान इसी आत्मविश्वास को दिखाता है। उन्होंने ट्रंप के दावे का मजाक उड़ाते हुए कहा कि होर्मुज को फिर से खोलने में अमेरिका की नाकामी और उस पर अपना दावा करने की बीच की दूरी अमेरिका और होर्मुज के बीच की 7000 मील की दूरी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक तंज नहीं है, बल्कि ईरान की तरफ से अमेरिका को सीधा संदेश है। मैप पर दावा करना अलग बात है, समंदर में कंट्रोल साबित करना अलग बात है, और ईरान इसी अंतर को दुनिया के सामने ला रहा है। युद्ध से पहले इस रास्ते से रोजाना करीब 140 जहाज गुजरते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। केपलर के आंकड़ों के मुताबिक इस रविवार को सिर्फ 3 जहाज होर्मुज से गुजरते दिखाई दिए। पूरे पिछले सप्ताह में करीब 95 जहाजों ने इस रास्ते को पार किया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि निजी कंपनियों के आंकड़े पूरी तस्वीर नहीं दिखा रहे। अमेरिकी ऊर्जा विभाग का दावा है कि कुछ जहाज अपनी पहचान छिपाकर होर्मुज पार कर रहे हैं। यानी वॉशिंगटन कह रहा है कि उसके पास ज्यादा सटीक आंकड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेल बाजार के आंकड़े और शिपिंग गतिविधियां ट्रंप के दावे को पूरी तरह मजबूत नहीं करती। यही वजह है कि होर्मुज से लेकर असली लड़ाई अब सिर्फ समंदर में नहीं, आंकड़ों और दावों के बीच भी चल रही है। और इस पूरी लड़ाई में ईरान ने एक बात जरूर साबित की है। भले ही सामने दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत अमेरिका हो, लेकिन रणनीतिक बढ़त सिर्फ हथियारों से तय नहीं होती, भूगोल भी ताकत होता है। होर्मुज की लोकेशन ईरान को एक बड़ा रणनीतिक फायदा देती है। यही वजह है कि तेहरान अमेरिका दबाव के बावजूद पीछे हटने के बजाय अपनी शर्तों पर बात करने का संदेश दे रहा है। यानी ईरान ने अपने भूगोल को रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर भी दिखाई दे रहा है। अगर होर्मुज से तेल की सप्लाई लंबे समय तक सामान्य नहीं होती, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। तेल महंगा होगा तो पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, और फिर इसका असर रोजमर्रा की चीजों तक पहुंच सकता है। अमेरिकी प्रशासन के दावों के बावजूद वैश्विक कच्चे तेल की कीमत करीब $90 प्रति बैरल तक पहुंचने की बात सामने आई है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत भी बढ़कर करीब $4 प्रति गैलन से ऊपर पहुंच चुकी है। यानी होर्मुज की गर्मी अब तेल बाजार में भी दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि ट्रंप के लिए होर्मुज पर सिर्फ दावा करना काफी नहीं होगा। उन्हें ये भी साबित करना होगा कि क्या अमेरिका वास्तव में
इस समुद्री रास्ते को सामान्य तरीके से चला सकता है? क्या तेल की सप्लाई पुराने स्तर तक पहुंच सकती है? क्या जहाज बिना डर के गुजर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान अमेरिकी दबाव के सामने अपनी शर्तें छोड़ देगा? फिलहाल तो ईरान का जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ईरान ने अमेरिका को ये दिखा दिया कि सुपर पावर होना, हर मोर्चे पर अपनी बात मनवा लेना दो अलग अलग चीजें हैं। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन ईरान के पास होर्मुज है, भौगोलिक बढ़त है और अपनी शर्तों पर खड़े रहने का इरादा है। मोहसिन रिजाई का 7000 मील वाला तंज इसी आत्मविश्वास की झलक है। ईरान का संदेश मानो साफ है, दूर बैठकर नक्शे पर लकीर खींचना आसान है, लेकिन होर्मुज की हकीकत बदलना इतना आसान नहीं। तो होर्मुज की लड़ाई में फिलहाल दो दावे आमने सामने हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अमेरिका का कंट्रोल है, ईरान कहता है कि कंट्रोल का दावा नहीं है। हकीकत देखिए, एक तरफ अमेरिका के आंकड़े हैं, दूसरी तरफ शिपिंग कंपनियों के आंकड़े। एक तरफ ट्रंप का मैप है, दूसरी तरफ होर्मुज की जमीन और समंदर की हकीकत है। और इसी टकराव में ईरान ने एक बात जरूर साबित कर दी है, वो अमेरिका दबाव के सामने आसानी से झुकने वाला नहीं है। होर्मुज पर आखिरी फैसला किसका होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का दावा जितना बड़ा है, ईरान का पलटवार भी उतना ही जोरदार है। और मोहसिन रजाई के शब्दों में अमेरिका होर्मुज से 7000 मील दूर है और शायद उसके दावे भी उतने ही दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। चलिए बात करते हैं ईरान के प्रॉक्सीज की, जिसने मिडिल ईस्ट में इस कदर तांडव किया है कि सऊदी अरब की सुरक्षा, तेल की ताकत और मुस्लिम देशों की कथित एकजुटता, तीनों पर सवाल खड़े होने लगे हैं। हूती लड़ाकों के हमलों के दावे ने खाड़ी में फिर से हलचल बढ़ा दी है। खबर है कि नजान एयरपोर्ट और अरामको से जुड़े ठिकानों पर ईरान के प्रॉक्सी ने ही हमला किया था। और इस हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तान और तुर्की कहां गायब है और कहां गया आखिर ये मुस्लिम भाईचारा, जिसे लेकर इन तीनों देशों ने एग्रीमेंट भी किया था। नजरान, सऊदी अरब का वो इलाका जहां यमन की सीमा के बेहद करीब है।
यहीं से हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब को नया संदेश देने का दावा किया है। दावा है कि आसमान से आए ड्रोन निशाना बनाया। एक तरफ नजरान एयरपोर्ट से जुड़ा सैन्य ठिकाना, दूसरी तरफ सऊदी अरामको की एक फैसिलिटी, यानी निशाना सिर्फ जमीन पर मौजूद कोई ठिकाना नहीं, बल्कि सऊदी की सुरक्षा और उसकी आर्थिक ताकत दोनों को संदेश देने की कोशिश। हूती सैन्य प्रवक्ता यहिया सारी ने इन हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। उनका कहना है कि ऑपरेशन बेहद सटीक तरीके से किया गया। और सबसे बड़ी बात, हूती साफ संकेत दे रहे हैं कि अगर यमन पर दबाव जारी रहा तो सऊदी के खिलाफ हमले भी जारी रहेंगे। यानी यमन के मोर्चे से रियाद को सीधी चुनौती, एक ऐसी चुनौती जिसका असर सिर्फ सऊदी तक सीमित नहीं रहने वाला, क्योंकि कहानी सिर्फ नजरान तक नहीं है। कहानी उस तेल की है जिसके दम पर सऊदी अरब की आर्थिक ताकत खड़ी है। सऊदी अरामको पर हमला सऊदी के लिए सिर्फ एक सैन्य खतरा नहीं, बल्कि आर्थिक नस पर दबाव डालने की कोशिश माना जा सकता है। और यही वजह है कि हूतियों के दावे ने पूरे खाड़ी इलाके की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन इस कहानी में एक और खिलाड़ी है, ईरान। ईरान और हूतियों के रिश्ते को लेकर लंबे समय से अमेरिका और सऊदी अरब समेत कई देश आरोप लगाते रहे हैं। तेहरान हूतियों को समर्थन देने की बात से अलग रुख करता है, लेकिन रणनीतिक तस्वीर में हूती ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं। यानी सऊदी अरब पर दबाव और उसके पीछे ईरान की क्षेत्रीय रणनीति, ये समीकरण खाड़ी की राजनीति को और पेचीदा बना देते हैं। और अब बात उस चेतावनी की जिसने इस पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया। ईरान की IRGC की तरफ से भी सऊदी अरब को लेकर सख्त संदेश का दावा सामने आया। संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो उसे रोकना आसान नहीं होगा। और इसके कुछ ही घंटे बाद हूतियों की तरफ से सऊदी अरब पर हमले का दावा। टाइमिंग ने सवालों को और बड़ा कर दिया। क्या यह सिर्फ संयोग है या खाड़ी में दबाव बनाने की एक बड़ी रणनीति? सऊदी अरब, पाकिस्तान
और तुर्की, तीनों देशों की दोस्ती की तस्वीरें हाल के दिनों में खूब दिखाई दी गई। मक्का समझौते की चर्चा हुई, सुरक्षा सहयोग की बातें हुई, मुस्लिम एकजुटता का संदेश दिया गया। लेकिन अब असली परीक्षा सामने है, क्योंकि दोस्ती तस्वीरों में दिखाना आसान है, लेकिन ड्रोन हमले के वक्त मैदान में खड़ा होना वो असली इम्तिहान है। सवाल सीधा है, अगर सऊदी अरब पर खतरा बढ़ता है तो क्या पाकिस्तान हूतियों के खिलाफ खुलेगा? क्या तुर्की ईरान के सामने खड़ा होगा, या दोनों देश अपनी अपनी रणनीतिक मजबूरियों के चलते सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान कोई कमजोर खिलाड़ी नहीं है। तेहरान ने वर्षों में पश्चिम एशिया में अपना प्रभाव एक नेटवर्क के जरिए मजबूत किया है, और हूती उसी व्यापक क्षेत्रीय समीकरण का एक अहम हिस्सा है। अब नजर डालिए बाब अल मंदेब पर। एक तरफ लाल सागर, दूसरी तरफ अदन की खाड़ी, इनके बीच ये बेहद अहम समुद्री रास्ता। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ यमन और सऊदी अरब पर नहीं पड़ेगा। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होगी, बीमा लागत बढ़ सकती है, शिपिंग महंगी हो सकती है, और सबसे बड़ा असर तेल की सप्लाई पर पड़ सकता है। यानी हूती अगर समंदर में दबाव बढ़ाते हैं तो निशाना सिर्फ एक देश नहीं होगा, उसकी गूंज पूरे ग्लोबल ट्रेड में सुनाई दे सकती है। इसलिए बाब अल मंदेब पर हर हलचल तेल बाजार से लेकर शिपिंग कंपनियों तक सबकी धड़कन बढ़ा देती है, और यही हूतियों की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत बन जाती है। कम संसाधन लेकिन बेहद अहम भौगोलिक स्थिति, और यहाँ ईरान की भूमिका को नजरअंदाज करना मुश्किल है। तेहरान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी मिसाइलें नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति है। सीधे युद्ध से बचते हुए क्षेत्रीय साझेदारों और सहयोगी गुटों के जरिए दबाव बनाना। ईरान ने लंबे समय से इसी मॉडल को अपनी ताकत बनाया है। इसीलिए विरोधी चाहे जितना दबाव डाले, ईरान का प्रभाव पश्चिम एशिया में खत्म करना आसान नहीं होगा। सऊदी के सामने चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि उसे एक साथ कई मोर्चे देखने हैं। आसमान में ड्रोन का खतरा, समुद्र में जहाजों की सुरक्षा, तेल प्रतिष्ठानों की हिफाजत, और दूसरी तरफ ईरान समर्थित नेटवर्क का दबाव। यानी रियाद को सिर्फ अपनी सीमा नहीं, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर नजर रखनी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान और तुर्की ये क्या करेंगे? क्या मक्का में हुई दोस्ती युद्ध के मैदान तक पहुंचेगी? क्या दोनों देश सऊदी की सैन्य मदद के लिए आगे आएंगे, या ईरान के साथ अपने रिश्तों को देखते हुए सीधी भिड़ंत से बचेंगे? क्योंकि ईरान के साथ टकराव सिर्फ सैन्य टकराव नहीं होगा, ये पूरे पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकता है।
हूती जानते हैं कि सऊदी को कहां चोट पहुंचाने की कोशिश करनी है। एयरपोर्ट, तेल प्रतिष्ठान और समुद्री रास्ते, यानी 3 ऐसे पॉइंट जहां हमला सिर्फ सुरक्षा का सवाल नहीं बनता बल्कि अर्थव्यवस्था और ग्लोबल सप्लाई चेन तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि नजरान से लेकर बाब अल मंदेब तक हर गतिविधि पर दुनिया की नजरें हैं। एक तरफ सऊदी अरब, दूसरी तरफ हूती, पीछे ईरान की रणनीतिक छाया और सामने पाकिस्तान तुर्की की दोस्ती की अग्नि परीक्षा। अब खाड़ी में सवाल सिर्फ ये नहीं कि ड्रोन किसने उड़ाया, सवाल ये है कि अगला कदम कौन उठाएगा, कौन दोस्ती निभाएगा, कौन तटस्थ रहेगा और कौन इस आग को और हवा देगा। क्योंकि पश्चिम एशिया में जंग सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ी जाती। कभी समुद्री रास्ते हथियार बनते हैं, कभी तेल हथियार बनता है, कभी दोस्ती का दावा ही सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। सऊदी पर हूतियों की ताजा हमले के दावे ने एक बार फिर यही सवाल खड़ा कर दिया कि क्या मक्का का समझौता मैदान में भी दिखेगा या फिर ईरान और उसके सहयोगियों की रणनीति सऊदी के आसपास दबाव का ऐसा घेरा बनाएगी जिसे तोड़ना रियाद के लिए आसान नहीं होगा। फिलहाल नजरान से उठी ड्रोन की गूंज अब बाब अल मंदेब तक सुनाई देगी और खाड़ी में अगली चाल किसकी होगी, सऊदी की, हूती की या फिर ईरान की। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। और अब बात उस खतरनाक खेल की जो दुनिया को सीधे महाविनाश के मुहाने पर लाकर खड़ा कर चुकी है। एक तरफ सनकी ट्रंप और दूसरी तरफ सनकी तमाशा किम जोंग उन, जबकि तीसरी तरफ है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। खबर है कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने पुराने सहयोगियों को धोखा देकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पर मेहरबानी कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया को झटका देकर ट्रंप ने सैन्य अभ्यास कम करने का ऐलान किया है। उधर किम जोंग उन रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तीनों ही देश परमाणु शक्ति संपन्न है और ये सवाल उठ रहा है क्या तीनों मिलकर दुनिया को किसी बड़े, सबसे बड़े परमाणु हादसे की तरफ धकेल तो नहीं रहे हैं। दक्षिण कोरिया के लिए अमेरिका के साथ सैन्य अभ्यास उसकी सुरक्षा रणनीति रीढ़ है, क्योंकि उसके सामने ऐसा उत्तर कोरिया है जिसके पास परमाणु हथियार है और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। ऐसे में अमेरिकी सैन्य अभ्यासों में कमी की खबर सियोल के लिए सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि सुरक्षा का भी सवाल है। उत्तर कोरिया लंबे समय से इन अभ्यासों का विरोध करता रहा है और इन्हें अपने खिलाफ युद्ध की तैयारी बताता रहा है। इसलिए अगर अमेरिका इन अभ्यासों को कम करता है तो प्योंगयांग इसे अपनी रणनीतिक जीत के तौर पर देख सकता है। जानकारों की चिंता यही है कि इससे दक्षिण कोरिया कमजोर महसूस करेगा, जापान सतर्क होगा, ताइवान दबाव में आएगा और चीन को एशिया में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिल जाएगा।
अमेरिका के सहयोगियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अगर वाशिंगटन अपने सबसे करीबी एशियाई सहयोगी के साथ सैन्य अभ्यास कम कर सकता है तो संकट की घड़ी में अमेरिकी सुरक्षा गारंटी कितनी मजबूत रहेगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का अगला हिस्सा इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। किम जोंग उन के साथ संभावित बातचीत। ट्रंप और किम पहले भी शिखर बैठकों के जरिए दुनिया का ध्यान खींच चुके हैं। अगर दोनों के बीच दोबारा बातचीत शुरू होती है तो इसका मतलब हो सकता है कि वाशिंगटन उत्तर कोरिया के साथ सीधे डील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन किम के हाथ में भी बड़ा हथियार है, परमाणु क्षमता, इसलिए बातचीत आसान नहीं होगी। अमेरिका परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम पर रोक चाहेगा, जबकि किम प्रतिबंधों में राहत और अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग सकता है। यही वजह है कि दक्षिण कोरिया को डर है कि कहीं अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाली किसी डील में सियोल की सुरक्षा प्राथमिकता पीछे ना चली जाए। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे हिंद प्रशांत में अमेरिकी गठबंधन की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है। अब इस कहानी में पुतिन की एंट्री देखिए। किम जोंग उन ने 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पत्र भेजकर रूस उत्तर कोरिया संबंधों पर गर्व जताया और पुतिन के नेतृत्व की प्रशंसा भी की। इससे एक दिन पहले पुतिन ने भी किम को पत्र भेजकर दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अभूतपूर्व स्तर पर पहुंचने की बात कही। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते तेजी से मजबूत हुए हैं और उत्तर कोरिया पर रूस को सैन्य सहायता देने के आरोप भी लगते रहे हैं। यानी किम एक तरफ अमेरिका से बातचीत की संभावना खुली रख सकते हैं और दूसरी तरफ रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी भी मजबूत कर सकते हैं। यही किम की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। वॉशिंगटन से डील, मॉस्को से दोस्ती और बीजिंग के साथ पारंपरिक संबंध। अब तीनों चेहरों को एक साथ देखिए। ट्रंप, किम और पुतिन, तीनों के हित एक जैसे नहीं हैं और ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि तीनों ने मिलकर महाजंग की कोई योजना बनाई है। लेकिन तीनों की राजनीति में आक्रामक शक्ति प्रदर्शन जरूर दिखाई देता है।
किम परमाणु हथियारों की ताकत दिखाते हैं, पुतिन पश्चिम और नेटो को चुनौती देते हैं और ट्रंप अपने विरोधियों के खिलाफ बेहद सख्त भाषा और दबाव की नीति अपनाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा किसी गुप्त युद्ध योजना से ज्यादा दक्षिण कोरिया की सुरक्षा चिंता बढ़ती है, रूस उत्तर कोरिया की दोस्ती मजबूत होती है, अमेरिका किम संवाद की संभावना बनती है और चीन इस पूरे समीकरण पर नजर रखता है। अगर ये सभी घटनाएं एक ही दिशा में आगे बढ़ीं, तो एशिया का शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल इसलिए ये नहीं कि ट्रंप, किम और पुतिन ने दुनिया को तबाह करने की प्लानिंग कर ली है। सवाल ये है कि अगर इन तीनों की अलग अलग चालें एक ही समय पर टकराव की तरफ बढ़ गईं, तो क्या दुनिया के पास उस टकराव को रोकने की ताकत होगी? क्योंकि परमाणु ताकतों के इस खेल में एक गलत कदम सिर्फ एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। ट्रंप की चाल, किम की परमाणु ताकत और पुतिन की रणनीति। अगर ये तीनों एक ही दिशा में बढ़े तो दुनिया के सामने नई महाजंग की आहट सुनाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का सुप्रीम कमांडर भी किसी से डरता है? यह सवाल यूं ही नहीं उठ रहा है, बल्कि उत्तर कोरिया से जुड़ी जो खबर सामने आ रही है उससे इस बात पर मुहर लगती दिख रही है। तो आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में कि आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति किससे डरते हैं और उन्हें डर क्यों लगता है। किम जोंग उन के परमाणु बमों ने दुनिया की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसा तानाशाह जिसके हाथ में परमाणु हथियार है, लंबी दूरी की मिसाइलें हैं और फैसले लेने में किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव की परवाह नहीं। अब उत्तर कोरिया के परमाणु जखीरे को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने अमेरिका तक की चिंता बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के पास करीब 57 परमाणु हथियार होने की बात कही, लेकिन दक्षिण कोरिया का आकलन इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सियोल के मुताबिक उत्तर कोरिया के पास 80 से 120 तक परमाणु हथियार हो सकते हैं। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि किम के पास कितने बम हैं, सवाल ये है कि अगर अनुमान इतने अलग अलग हैं तो असली जखीरा कितना बड़ा होगा।
उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी ताकत यही है, उसकी परमाणु क्षमता की पूरी तस्वीर दुनिया के सामने नहीं है। प्योंगयांग अपने परमाणु कार्यक्रम को बेहद गोपनीय रखता है। दुनिया सैटेलाइट तस्वीरों को देखती है, मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करती है, परमाणु संयंत्रों पर नजर रखती है, लेकिन किम के पास असल में कितने हथियार तैयार हैं, इसका पक्का जवाब किसी के पास नहीं। और यही अनिश्चितता उत्तर कोरिया को और खतरनाक बनाती है। अब जरा सोचिए, एक तरफ अमेरिका की सैन्य ताकत, दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया की हाईटेक सेना और इनके सामने उत्तर कोरिया जिसके पास परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों का कार्यक्रम है। किम जोंग उन बार बार मिसाइल परीक्षण करता है, बार बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया को धमकी देता है और हर बार दुनिया को ये संदेश देता है कि उत्तर कोरिया पीछे हटने वाला मुल्क नहीं है। यही वजह है कि वाशिंगटन के लिए किम सिर्फ एक क्षेत्रीय चुनौती नहीं, बल्कि एक ऐसा खतरा है जिसमें एक गलत अनुमान भी बहुत भारी पड़ सकता है। और अब ट्रंप की मुश्किल समझिए। डोनाल्ड ट्रंप बातचीत की बात करते हैं, किम से संपर्क की संभावनाओं पर चर्चा होती है, लेकिन सामने वो किम है जिसे अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बजाय उसे लगातार मजबूत करने की कोशिश की है। यानी अमेरिका के सामने दो रास्ते हैं, दबाव बढ़ाओ तो किम मिसाइल दिखा सकता है, बातचीत करो तो सवाल उठता है कि किम कितनी शर्तें मनवाएगा। और यही है ट्रंप की असली दुविधा, क्योंकि परमाणु हथियार सिर्फ संख्या नहीं है। एक परमाणु बम, हजारों किलोमीटर दूर तक पहुंचने वाली मिसाइल और उसे इस्तेमाल करने का राजनीतिक फैसला, इन तीनों का मेल पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। आज दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी को इतिहास के पन्नों में देखती है, लेकिन परमाणु हथियारों की असली भयावहता आज भी खत्म नहीं हुई। अगर कभी किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो उसके बाद दुनिया कैसी होगी? इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इसलिए अमेरिका किम को सिर्फ धमका कर नहीं, समझा कर भी रोकना चाहता है, क्योंकि वाशिंगटन जानता है कि उत्तर कोरिया के खिलाफ सीधा युद्ध शुरू करना किसी आसान सैन्य अभियान जैसा नहीं होगा। कोरियाई प्रायद्वीप में पहला हमला कुछ ही घंटों में बड़े सैन्य संघर्ष में बदल सकता है।
दक्षिण कोरिया इसकी सीधी चपेट में होगा। अमेरिकी सैनिक क्षेत्र में मौजूद है और उसके बाद जंग का असर पूरे पूर्वी एशिया तक पहुंच सकता है। किम की रणनीति भी इसी डर पर टिकी नजर आती है। वो जानता है कि अगर उसके पास परमाणु हथियार है तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की कीमत कई गुना बढ़ जाती है। यानी परमाणु हथियार किम के लिए सिर्फ हमला करने का हथियार नहीं, बल्कि खुद को बचाने की ढाल भी है। और शायद यही वजह है कि प्योंगयांग अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता। अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप किम को बातचीत की मेज पर ला पाएंगे? क्या किम अपने परमाणु हथियारों पर समझौता करेगा या फिर उत्तर कोरिया अपने परमाणु जखीरे को और बढ़ाएगा? क्योंकि अगर किम के हथियारों की संख्या 57 नहीं बल्कि 80 से 120 के आसपास है, तो ये सिर्फ आंकड़ों का अंतर नहीं, ये अमेरिका की रणनीति के लिए एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ा खतरा गलतफहमी का है। एक मिसाइल टेस्ट, एक सैन्य अभ्यास, एक गलत अलार्म, एक गलत बयान, और अगर उसके बाद कोई गलत फैसला हो गया तो हालात को वापस काबू में लाना बेहद मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि ट्रंप के सामने किम जोंग उन की चुनौती इतनी बड़ी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत हो सकता है, लेकिन परमाणु युद्ध में जीत का मतलब भी तबाही हो सकता है। तो तस्वीर साफ है, एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ किम, एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ उत्तर कोरिया का परमाणु जखीरा, और इनके बीच करोड़ों लोगों की सुरक्षा। किम के पास कितने बम हैं? खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। तमाम खबरों के लिए जल्द लौटना, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।